नमस्कार, स्वागत है आपका यूपी की खबरों में। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। यूपी में विधानसभा चुनाव के लिए 4 चरणों का मतदान खत्म हो गया है। अब सभी दल 5वें चरण के चुनाव के लिए मैदान में हैं और एक दूसरे पर जमकर निशाना साध रहे हैं। इसी क्रम में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अमेठी के गौरीगंज में जनसभा को संबोधित करने पहुंचे और अपने संबोधन में पीएम मोदी ने जमकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा है। पीएम मोदी ने कहा कि इस बार उत्तर प्रदेश रंगों वाली होली 10 मार्च को ही मनाना शुरू कर देगा। अमेठी और सुल्तानपुर के लोग तो जानते ही हैं, परिवारवादी लोग जमीनी हकीकत से कितनी दूर है कि जमीन पर क्या चल रहा है इन्हें दिखाई नहीं पड़ता। पीएम मोदी ने कहा कि आज दशकों बाद यूपी में ऐसा चुनाव हो रहा है जब कोई सरकार अपने किए विकास कार्यों के आधार पर, गरीब के हित में किए कार्यों के आधार पर वोट मांग रही है। और सालों बाद ऐसा हुआ है कि जब यूपी की सरकार सुधरी हुई कानून व्यवस्था पर वोट मांग रही है। उन्होंने कहा कि सालों बाद ऐसा हुआ है जब यूपी में दंगे रुके हैं, अपराधियों की हिम्मत पस्त हुई है। सालों बाद ऐसा हुआ है जब मुख्यमंत्री पर अपने परिवार को आगे बढ़ाने भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है। पीएम मोदी ने कहा, ये जो परिवारवादी लोग होते हैं वो सत्ता में इसलिए आना चाहते हैं ताकि अपनी और अपने परिवार की ताकत बढ़ा सके। हमें किसी ताकत के लिए सत्ता में नहीं आना है। हमारी ताकत उत्तर प्रदेश की जनता है, यहाँ के गरीब है, यहाँ की माताएं बहनें हैं। जो ये परिवारवादी लोग होते हैं वो सत्ता में इसलिए आना चाहते हैं ताकि अपनी और अपने परिवार की ताकत बढ़ा सके और राजा महाराजा की तरह आप पर राज कर सके। हमें किसी ताकत के लिए सत्ता नहीं चाहिए, ना ही हमारी ताकत कोई बाहुबली या माफिया है। हमारी ताकत उत्तर प्रदेश की जनता है। वहीं केंद्रीय मंत्री और करहल से बीजेपी के उम्मीदवार एसपी सिंह बघेल ने अखिलेश यादव पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि सीएम योगी अखिलेश यादव से बड़े पहलवान हैं। अखिलेश का परिवार दंगल का पहलवान हो सकता है, लेकिन सीएम योगी नए दांवपेच वाले हाईटेक पहलवान हैं। पहलवानी में ही हर दिन नए नए दांव आजमाए जाते हैं। अखिलेश और उनके परिवार के सभी दांव पुराने पड़ चुके हैं और वो हाईटेक पहलवान सीएम योगी के आगे फेल हो जाएंगे। इसके साथ ही बघेल ने कौशाम्बी में बुद्ध की प्रतिमा वाले मामले में भी अखिलेश यादव पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि भगवान बुद्ध दया करुणा के प्रतीक है, जबकि अखिलेश यादव को बुद्ध नहीं बल्कि युद्ध प्रिय है और ये तमंचावादी पार्टी से बुद्ध की संदेशों पर अमल करने की उम्मीद भी नहीं की जा सकती। अखिलेश यादव ने बुद्ध की प्रतिमा ठुकराकर अपना रुख साफ कर दिया है। एसपी सिंह बघेल ने एक और बड़ा बयान देते हुए कहा कि बीजेपी हिंदुत्व के मुद्दे पर चुनाव लड़ रही है तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। हमारे कार्यकर्ता अगर 20 और 80 का नारा दे रहे हैं तो वो भी गलत नहीं है। उत्तर प्रदेश में 4 चरणों में विधानसभा की 231 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है और अब बाकी के 3 चरणों के लिए राजनीतिक दलों का कैंपेन जारी है। इसी सिलसिले में आज समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव कुंडा पहुंचे और यहां उन्होंने बगैर नाम लिए रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राज भैया पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कुंडा के ही लोगों बताओ कि कुंडा से जो हर बार जीते हैं उनके लिए कुंडी लगाओगे कि नहीं लगाओगे? ऐसी लगाओ कि दोबारा ना खोल पाए। अखिलेश यादव ने कहा, यहां पर लग रहा है कि आजादी की खुशी मनाई जा रही है। आप न सिर्फ वोट डालने जा रहे हो बल्कि अपनी आजादी भी हासिल करने जा रहे हो। जो लोग यहां पर बहुत दिनों से कब्जा किए थे, इस बार लग रहा है कि उनको हटाने का समर्थन हमें दिखाई दे रहा है। पूर्व सीएम ने कहा कि मैं कुंडा के लोगों से विशेष निवेदन करने आया हूं कि कुंडा के लोगों को हमेशा मंत्री मिलता था,
कहा, रह गए कि नहीं खाली, और पहले बीजेपी और सपा सरकार में मंत्री बन जाते थे, इस बार रह गए खाली हाथ। अखिलेश यादव ने कहा कि मैंने सुना है इस बार तरह तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं और धमकी भी दी जा रही है, कुछ दिया भी जा रहा है, डराया भी जा रहा है, इसलिए डरना मत। इस बार कुंडा में गुलशन ही गुलशन होगा और कुंडा में अन्याय की सभी सीमा लांघी गई है, कुंडा में बदलाव होगा। यूपी में 4 चरणों का मतदान संपन्न हो चुका है। वहीं 5वें चरण के प्रचार के लिए तमाम राजनीतिक पार्टियों के नेता पूरा जोर लगा रहे हैं। इस दौरान पार्टियां अपने दिग्गज नेताओं का भी जन समर्थन करने में ही मैदान में उतर रही हैं। इसी कड़ी में ही महाराष्ट्र में पर्यटक और पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे शिवसेना प्रत्याशी राजू श्रीवास्तव के समर्थन में सिद्धार्थनगर जिले के डुमरियागंज में ही जनसभा करने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। आदित्य ठाकरे ने मंच से हुंकार भरते हुए कहा कि चुनाव के बाद योगी पूर्व मुख्यमंत्री हो जाएंगे। बीजेपी पर निशाना साधते हुए उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि उनके सारे वादे अब सिर्फ सपना और जुमला बनकर रह जाएंगे। और आदित्य ठाकरे ने आगे ये भी कहा कि बीजेपी का काम सिर्फ लोगों को डराने का रह गया है। आदित्य ठाकरे ने विकास के मुद्दे पर भी बीजेपी सरकार को निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि यहाँ विकास के नाम पर कुछ नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि सीएम योगी अन्य राज्यों में जाकर बड़े बड़े दावे करते हैं, उत्तर प्रदेश में तमाम बड़ी कंपनियां इन्वेस्ट कर रही हैं, लेकिन सच्चाई कुछ और है। आदित्य ठाकरे ने यह भी कहा कि प्रदेश में अत्याचार बढ़े हैं, महिलाएं बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं हैं। इसके साथ ही सामाजिक अन्याय भी बढ़ा है, धर्म के नाम पर प्रदेश में नफरत बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि यह सरकार ऐसे कैसे चलेगी। यूपी में चल रहे 5वें चरण के विधानसभा के बीच आज बसपा प्रमुख मायावती ने बीजेपी पर ही करारा प्रहार किया है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि उत्तर प्रदेश में हो रहे विधानसभा के आम चुनाव को प्रभावित करने के लिए देश में कभी आतंकवाद के नाम पर, कभी महाराष्ट्र में चल रही जांच एजेंसियों की गतिविधियों को भी लेकर जो कुछ हो रहा है, यह अति दुर्भाग्यपूर्ण। जनता जरूर सतर्क है। और यूपी में हुए पिछले 4 चरण के मतदान में ही बसपा प्रमुख चुनाव में काफी कम सक्रिय दिखाई दे रही थी, लेकिन चौथे चरण के मतदान से बसपा प्रमुख सक्रियता अचानक से बढ़ गई है। यूपी के चौथे चरण के चुनाव में बसपा प्रमुख ने सियासी तीर चलाने शुरू कर दिए हैं। बुधवार को यूपी के चौथे चरण के चुनाव में ही 9 जिलों की 59 सीटों पर मतदान के दौरान अपना वोट डालने के बाद ही बसपा प्रमुख मायावती घर से निकली और लखनऊ में अपना वोट डाला। वोट देने के बाद ही मायावती ने साफ तौर पर कहा कि मुसलमान समाजवादी पार्टी से खुश नहीं है, वे उन्हें वोट नहीं देंगे। यूपी के लोगों ने वोट देने से पहले ही सपा को नकार दिया है, क्योंकि सपा को वोट देने का मतलब गुंडा राज, माफिया राज और सपा सरकार में हुए दंगे सपा नेताओं के चेहरे बता रहे हैं कि वे सत्ता में नहीं आ रहे हैं। बहराइच में चुनावी संबोधन के दौरान अखिलेश यादव ने तीखे तेवर दिखाए हैं। आपको बताते चले कि संबोधन के दौरान अखिलेश ने मुख्यमंत्री योगी और इसके साथ ही पीएम नरेंद्र मोदी पर जमकर प्रहार किया है। दरअसल बहराइच के गेंदघर मैदान में ही आयोजित की गई समाजवादी पार्टी की जनसभा, जहां अखिलेश यादव ने कहा, भाजपा के छोटे नेता छोटा झूठ बोलते हैं, बड़े नेता बड़ा झूठ बोलते हैं, जबकि देश के सबसे बड़े नेता सबसे बड़ा सफेद झूठ बोलते हैं। तो वहीं अजय मिश्रा टैनी के बेटे आशीष मिश्रा द्वारा दी गई घटना को बताते हुए अखिलेश यादव ने कहा, मंत्री का पुत्र किसानों को ही कुचल कर मार डालता है। जब विपक्ष आवाज उठाता है तब उसे जेल भेजा जाता है, लेकिन अब वो जमानत पर रिहा हो चुका है, लेकिन जनता उसे जमानत नहीं देने वाली है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर तंज कसते हुए अखिलेश यादव ने कहा, हमारा घर मुख्यमंत्री का घर आसपास ही है और जब हम देखते हैं तो मुख्यमंत्री के घर से धुआं उठता दिखाई पड़ता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर
तीखा कटाक्ष करते हुए अखिलेश यादव ने कहा, जो लोग कहते थे कि हवाई चप्पल वाले हवाई जहाज में चलेंगे और जब वो सरकार में आए तो उन्होंने हवाई जहाज भेज दिया, रेलवे को बेच दिया, रेलवे स्टेशन बेच दिया और बंदरगाह बेच दिया। जो लोग कहते थे कि हवाई चप्पल वाले हवाई जहाज में चलेंगे, जैसे ही सरकार में आए तो हवाई जहाज बेच दिया कि नहीं बेच दिया? हवाई जहाज जहां खड़े होते हैं हवाई अड्डे बिक गए कि नहीं बिक गए? जो पानी के जहाज थे वो बिक गए और पानी का जहाज जहां खड़ा होता है वो बंदरगाह बेच दिया। रेलगाड़ी बेच रहे हैं और रेलगाड़ी जहां खड़ी होती है, पता कर लेना, रेलवे स्टेशन और सब कीमती जमीन इस सरकार के लोगों ने बेच दिया। जो लोग कहते थे कि हवाई चप्पल वाले हवाई जहाज में चलेंगे, एटा में एक युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। पूरा मामला मलावन थाना क्षेत्र अंतर्गत गांव सेंथरी के पास हाईवे 34 के किनारे मिला अज्ञात युवक के शव का बताया जा रहा है। तो वही सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस। इलाका पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई है और युवक की उम्र लगभग 28 से 30 वर्षीय बताई जा रही है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे मलावन थाना प्रभारी राजीव कुमार ने शव को कब्जे में लेकर ही पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवा दिया है और मामले की पड़ताल की जा रही है। वहीं मेरठ में एक कपड़ा व्यापारी ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या का प्रयास किया है, जिससे परिजनों में दहशत का माहौल दिखाई दे रहा है। यह घटना मेरठ के थाना नौचंदी क्षेत्र के ही जैदी फार्म में मौजूद कपड़ा कारोबारी का बताया जा रहा है, जिसने संदिग्ध परिस्थितियों में ही गोली मारकर आत्महत्या का प्रयास किया है। तो वहीं इस दौरान गोली की आवाज सुनकर आसपास के लोग पहुंचे और पुलिस को इसकी सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने ही घायल को गढ़ रोड में मौजूद एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया है। दरअसल पीड़ित दुकान से लौटकर अपने आवास के ही नजदीक कार में बैठा हुआ था और व्यापारी 4 व्हीलर कार में ही कपड़ा व्यापारी में खुद को ही गोली मारकर सुसाइड का प्रयास किया है। फिलहाल आत्महत्या का प्रयास का अभी तक पुलिस कारण स्पष्ट में जुटी हुई है और मामले की पड़ताल फिलहाल की जा रही है। मेरठ में मैच और चुनाव पर सट्टे के लिए प्रहलाद नगर में ही जगह जगह पोस्टर लगाए गए हैं, जिसके चलते इलाके की पुलिस में हड़कंप मच गया है। दरअसल देर रात ही किसी ने क्षेत्र में कई स्थानों पर खुद को लाइसेंसधारी सट्टा संचालक बताते हुए अपने पोस्टर लगवा दिए और पोस्टर में बकायदा खुद को मैच और चुनाव पर सट्टा लगाने के लिए अधिकृत बताते हुए संबंधित व्यक्ति का मोबाइल नंबर भी लिख दिया और मामला संज्ञान में आते ही पुलिस ने कान खड़े हो गए और वहीं सीओ कोतवाली ने इस मामले में जांच के बाद कड़ी कार्रवाई का दावा किया है। मामला क्या है वो बता देते हैं। मामला प्रहलाद नगर का है, जहां पर बुधवार की सुबह ही क्षेत्रवासियों ने इलाके में कई स्थानों पर अजीबोगरीब पोस्टर लगे देखे और पोस्टर में क्षेत्र के रहने वाले एक व्यक्ति का मोबाइल नंबर और नाम भी दर्ज था और इसी के साथ ही उस वक्त व्यक्ति को सट्टा लगाने के लिए अधिकृत बताते हुए चुनाव और मैच पर सट्टा लगाने के लिए संपर्क करने की अपील की गई थी। सट्टे का विज्ञापन खुलेआम होने की खबर क्षेत्र में आग की तरह फैल गई। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस के कान भी खड़े हो गए और आनन फानन में पुलिस भी मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल शुरू कर दी। कि अभी प्रथम दृष्टया इसमें संज्ञान में आने पर आप लोगों के माध्यम से इंस्पेक्टर को भेजा गया था मौके पर। उन्होंने देखा तो वहां पता चला कि पड़ोसियों का आपस में 2-3 दिन पहले लड़ाई झगड़े का मामला संज्ञान में आया था, जिसमें वो उसको जेल भिजवाने के मार्फत ये काम किया है, ऐसा प्रथम दृष्टया संज्ञान में आ रहा है। अभी उसमें उस पक्ष को थाने पर बुला करके पूरी
शादाब नाम की एक शख्स पर अश्लील फोटोज वायरल करने का आरोप लगा दिया है। वहीं स्थानीय पुलिस द्वारा कार्रवाई न किए जाने पर पीड़िता एसएसपी दफ्तर पहुंची, जहां उसने एसपी से इंसाफ की गुहार लगाई है। दरअसल आपको बता दें कि पूरा मामला मेरठ के थाना ब्रह्मपुरी क्षेत्र का बताया जा रहा है, जहां पर युवती पहुंची और परेशान होकर एसएसपी ऑफिस युवती का आरोप है कि लिसाड़ी गेट क्षेत्र के खुशहाली कॉलोनी में रहने वाला शादाब सोशल मीडिया पर उसकी अश्लील फोटोज वीडियोस वायरल करता है और उसे काफी टाइम से परेशान कर रहा है। पीड़िता का आरोप है कि शादाब गोक्सी का ही काम करता है और साथ ही पीड़िता ने यह भी आरोप लगाया है कि शादाब ने ही पीड़िता के भाई को झूठे मुकदमे में जेल भिजवा दिया है। लेकिन शादाब पीड़िता के फोटोज वीडियोस सोशल मीडिया पर वायरल करने लगा तो पीड़िता ने थाना ब्रह्मपुरी में ही अपना शिकायत पत्र लिखा। तो वहीं पीड़िता का आरोप है कि थाने वाले ने उसकी कोई सुनवाई नहीं की है, इसलिए जिसके बाद परेशान होकर आज पीड़िता अपने परिजनों के साथ ही एसएसपी दफ्तर पहुंचकर अपना शिकायत पत्र दिया है। और अब देखना यह है कि पुलिस इस मामले में क्या सुनवाई करती है। गंदी पोस्ट कर रहे हैं और हम वो कर रहे हैं तो आके लड़कों को भेजते हैं और मार पिटाई करके लड़कों को ले जाता है। उसका दादी नहीं है, फिर दादी है, छोड़ता है कैसे लेके खाना ये क्रिमिनल है। मंतशा क्या हुआ आपके साथ? फोटो वायरल कर रहा है गंदी गंदी फेसबुक पे और डंगरों को झेड़ देता है। और जी 3 लाख रुपए में मैंने पूरा उसको खरीद लिया थाने को। अब जो तुमसे हो वो कर लो, हमारी कहीं भी सुनवाई नहीं हो रही। अब बताओ मेरी शादी। मेरठ की एक महिला का शव बेडरूम में पड़ा पाया गया है, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया है। तो वहीं परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। इस दौरान मृतक महिला के पति का कहना है कि घर में चारों तरफ सामान बिखरा हुआ था। अनुमान लगाया जा रहा है कि लूट के मकसद से यह हत्या की गई है, जबकि पुलिस के गले ये तर्क नहीं उतर रहा। हालांकि पूछताछ शुरू हो चुकी है। यह घटना लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र के शालीमार गार्डन निवासी जमालुद्दीन कपड़े का काम करता है और शाम करीब 4 बजे ही उसकी पत्नी फरजाना घर में अकेली थी, जबकि बच्चे ट्यूशन गए हुए थे। शाम को करीब 5 बजे बेटा अब्दुल शमद बेटी अदीबा घर पहुंचे तो पाया कि उनकी मम्मी का शव बेडरूम में पड़ा हुआ है। उन्होंने पड़ोसियों को और पड़ोसियों ने पुलिस को सूचना दी। सूचना पर ही मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है। आपको बता दें कि फॉरेंसिक टीम को भी जांच के लिए मौके पर बुलाया गया है। पुलिस महिला के पति से भी पूछताछ कर रही है। पड़ोसियों का कहना है कि यह भीड़ भाड़ वाला इलाका है, यहाँ इस तरह से बाहरी द्वारा हत्या करना संभव नहीं है। पुलिस भी लूट की घटना से इंकार कर रही है। पुलिस का कहना है कि घर में सामान सुरक्षित है, हत्या किसी नजदीकी ने ही की है। गला घोंटकर हत्या की आशंका पुलिस ने फिलहाल जता दी है। देखिए, ये शालीमार गार्डन है, चौकी पिल्लोखड़ी क्षेत्र में, थाना लिसाड़ी गेट। फरजाना नाम की एक महिला है, इनके 3 बच्चे हैं, घर में रहती हैं। इनके पति काम करने के लिए गए हुए थे। बच्चों के द्वारा बताया गया कि इनकी मदर को इन्होंने जो है घर में मृत पाया है। पंचायतनामा पोस्टमार्टम के बाद में जो है मृत्यु का कारण स्पष्ट हो सकेगा। इनके परिवारजन के तमाम लोग आ गए, इनसे वार्ता हुई है, कुछ प्रारंभिक बातें जानकारी में आई है। साक्ष्य के आधार पर और तहरीर के आधार पर आगे बढ़ा। एक तरफ जहां देश में कुछ चुनिंदा लोग नफरत की आग फैलाने से बाज नहीं आते, तो वहीं बिजनौर का आरिज पिछले कई सालों से ही महाशिवरात्रि के पर्व पर शिव भक्तों के लिए अपने हाथों से कावड़ बनाकर हिंदू मुस्लिम भाईचारों की एकता की मिसाल पेश कर रहा है। आपको बता दें कि 1 मार्च को महाशिवरात्रि का त्योहार है और ऐसे में मुस्लिम कारीगर मोहम्मद आरिज ने ही पिछले कई सालों से कावड़ बनाकर ही सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल जो है वो पेश कर रहा है। ये बिजनौर का आरिज कारीगर जो पुश्तैनी कावड़ बनाते आ रहे हैं और महीन और धारदार औजार के जरिए
आरिस का परिवार हापुड़ से कच्चा माल लाते हैं और लकड़ी के बोझ को पहले कारीगर सुखाते हैं ताकि कावड़ का वजन हल्का रहे, ताकि शिव भक्तों को कावड़ को कंधे पर उठाने में परेशानी ना हो। वैसे एक कावड़ में 1.5 से 2 किलो का ही वजन होता है और मुस्लिम कारीगर की माने तो इन्हें त्योहार आने का बड़ी बेसब्री से इंतजार रहता है ताकि समाज में हिंदू मुस्लिम भाईचारा कायम रहे। कावड़ को बनाने के लिए रोजाना 10 से 12 कारीगर कावड़ बनाते हैं। दिन भर में 15-20 कावड़ बन जाते हैं और एक कावड़ को बनाने में कारीगर को 150-200 रुपए की लागत आती ही है और जिसे कारीगर 350 से लेकर 400 रुपए से आसानी से बेच देते हैं। एक सीजन में 500 से ज्यादा कावड़ बेच देते हैं। बिजनौर के ही नजीबाबाद और उत्तराखंड के हरिद्वार में मुस्लिम कारीगरों के हाथों से बनी कावड़ सप्लाई की जाती है। अच्छा, हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल पैदा होती है इससे, मैसेज जाता है इससे, जैसे आप मुस्लिम होकर कावड़ को बनाते ऐसे कहते हैं लोग, मगर ऐसा कुछ नहीं, हम नहीं मानते। हम ये चाहते हैं कि भाईचारा बने रहे और सब अच्छे से मिलजुल कर रहें। तो एक दिन में कितने आप कावड़ बना लेते हैं और कितने रुपए की लागत आती है इसमें और कितना आपको मुनाफा होता है, कितने में बेचते हैं आप ये? 150-200 रुपये तक की हमारी लागत आती है। हम 300, 350, 400 रुपये तक की मतलब बेच देते हैं। कितने कारीगर लगते हैं इसमें? इसमें कारीगर 5-6 हम बना कर बेचते हैं। हम फैमिली के ही रहते हैं जब यहाँ पर बेचते हैं। वैसे वहाँ पर बहुत सारे कारीगर लगते हैं, साथ में काम करते हैं। क्या मटेरियल होता है, क्या क्या लगाते हैं, कहाँ से आप माल लाते हैं? ये हापुड़ से माल आता है। ये काफ़ी तरीके का इसमें मटेरियल लगता है, हम तैयार करते हैं। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध संकट और भी गहराता जा रहा है। इस बीच स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार रूसी सेना ने यूक्रेन के कई हिस्सों पर बमबारी की है, तो वहीं यूक्रेन में एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे मेरठ के कई छात्रों को बड़ा झटका लगा है। इन छात्रों को 25 फरवरी को भारत आना था, लेकिन यूक्रेन में एयरपोर्ट खाली करा लिए जाने से उनकी उम्मीदें टूट गई हैं, जिसको लेकर यूक्रेन गए छात्र छात्राओं के परिजनों में भी दहशत का माहौल बन चुका है। लगातार परिजन को अपने बेटे बेटियों की चिंता सताने लगी है। प्रियांशु के पिता का कहना है कि उन्हें अपने बेटे को लेकर काफी चिंता है। उनके बेटे प्रियांशु ने उनकी लगातार बात भी हो रही है उससे। प्रियांशु का यह भी कहना है कि भारत के सभी छात्रों को यूनिवर्सिटी कैंपस में कर दिया गया है, जबकि लड़ाकू विमान यूनिवर्सिटी के ऊपर से ही गुजरते जा रहे हैं और बमबारी की आवाज लगातार सुनाई दे रही है। काफी दहशत का माहौल बना हुआ है। छात्रों की कानून व्यवस्था की बात करें तो किसी तरह कोई कानून व्यवस्था वहां नहीं की गई है। बेटे से बात देखिए, न्यूज के बहाने से खबर पहुंची है, न्यूज के द्वारा, और बेटे से डेली बात अभी 5-10 मिनट पहले भी बात हो रही थी। लगातार बात। हाँ, वो कह रहे हैं कि जो रूस के जेट फाइटर हैं वो खुले घूम रहे हैं यूक्रेन के अंदर और दहशत का माहौल चारों तरफ है। लेकिन डरने की वहाँ इसलिए अभी नहीं, क्योंकि अभी अगर युद्ध मानकों के अनुसार हुआ तो आबादी को खतरा नहीं है। वो केवल सैन्य ठिकानों पर ही बमबारी करेंगे और वो कर रहे हैं। ये पता चला है कि मतलब हर शहर में ही जो रूस के जेट फाइटर हैं वो आवाजाही कर रहे हैं। किस तरीके की दहशत है? वो पूरी दहशत है उनको। और बच्चे जो हैं अपना, जैसे हमारे प्रियांशु अपार्टमेंट में था, नज़दीकी आधा किलोमीटर पहले दूर अपार्टमेंट था यूनिवर्सिटी से, तो उस अपार्टमेंट से निकल करके बच्चे, जो भी इंडियन बच्चे हैं, वो यूनिवर्सिटी कैंपस में जा चुके हैं। अभी 25 तारीख का टिकट था उसका भी, तो लेकिन अब एयरपोर्ट भी खाली करा दिए गए हैं और कीव पर भी दहशत का माहौल है। जाम लगा पड़ा पूरी कीव में। लोग घर से बाहर भाग रहे हैं। लोग घरों को छोड़ करके भाग रहे हैं, दूर दूर के इलाके में जाना चाह रहे हैं, जो यूक्रेन के ही लोग हैं। वो उनको समझा रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि अगर बाई चांस हुआ भी, कुछ भी हुआ, तो सैन्य ठिकानों पर हमला होगा, और सैन्य ठिकानों पर अगर हमला हुआ तो 2 या 3 दिन में रूस के कब्जे में आ जाएगा। तो अब तो हम ये कह रहे हैं कि भाई ठीक है, बच्चा लेने गया था डिग्री यूक्रेन की, रूस की लेकर आ जाएगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होना। कहीं ना कहीं डर तो है, डर तो रहेगा अंदर। लगातार बात हो रही है, डर रहेगा। और ये भी हो सकता है कि अभी तो नेट चालू है, नेट पे बात हो जा रही है, उस पर क्या बोलते हैं, बात हो रही है अभी, लेकिन बाद में हो सकता है कि वो बंदी हो जाए, बातचीत का सिलसिला खत्म हो जाए। आपने जिस बेटे से